खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के सभी सचिवों और अनुसचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पंचायत स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुने और उनको समय पर निस्तारण भी करे। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के आखिरी छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाए। प्रदेश में सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को समय समय पर फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए शासन में काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे में इन अधिकारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की दो अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयोगिता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर 24 घंटे के धरने पर बैठे थे, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब इस धरने को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं हरीश रावत ने धरना दिया तो धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत को लेकर कहा कि हरीश रावत धरने पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि यह प्रदेश का मामला है। अंकिता भंडारी प्रदेश की बिटिया थी, इसलिए हम सबका साथ है। वहीं अब इस धरने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और अब जब मामला न्यायालय में हो तो वरिष्ठ नेताओं को कोर्ट में चल रही प्रक्रिया को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। कि बेटियों को भाजपा ने उसको राजनीति में डाला। हम तो चाहते थे कि भाजपा के लोग भी आए, सामूहिक सारे उत्तराखंड का संकल्प रहो कि हम लोग जो है इस तरीके की संस्कृति को उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे। लेकिन यदि भाजपा जो है राजनीति कर रही है तो उसका जवाब राजनीति से देने में हम भी कोई परहेज नहीं करेंगे। आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। पूरे प्रदेश की बेटियां है रही है अंकिता भंडारी, उसमें हम लोग सब लोग साथ हैं और भी जो प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उसमें हम लोग साथ में आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे हैं। आगे आने वाले समय में राजनीति क्या होगी इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन विषयों पर सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी, जांच एजेंसी को सहयोग हमने किया है। अब जंगल होंगे। प्रदेश में जल्द सरकारी योजना का असर देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड के जंगलों की सेहत के लिए खतरा बन रहे प्लास्टिक कचरे से निपटने को प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद शासन और वन विभाग अब संजीदा हुए हैं। वन क्षेत्र को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए वन विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई के प्रावधान पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध भी पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, उत्तराखंड में वन क्षेत्र को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। जानना चाहूंगी शासन और वन विभाग के द्वारा किस तरह की कार्य योजना इसमें तैयार की जाएगी?
जी बिल्कुल श्री, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील जो संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड, यहाँ की जंगलों की सेहत पर काफी प्लास्टिक का काफी ज्यादा खतरा हो रहा है, काफी ज्यादा असर, गलत असर हो रहा है। वहीं उच्च न्यायालय ने एक सख्त रुख अपनाते हुए इसको लेकर शासन और वन विभाग को संजीदा रहने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वन क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए वन विभाग कोई कार्य योजना तैयार करे। इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई के प्राधिकरण पर भी विशेष जोर रहेगा। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी संबंधित कंपनियों के विरुद्ध भी पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। तो यह हाईकोर्ट का यह एक सख्त, उच्च न्यायालय का यह एक सख्त रुख है जिसे उन्होंने शासन और सरकार दोनों के ऊपर ये लागू किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में भी प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। यह केवल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण और वन क्षेत्रों में भी यह काफी ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। वहीं इस कचरे से वन एवं वन्य जीव दोनों की सेहत पर काफी ज्यादा काफी खराब असर पड़ रहा है। वहीं चार धाम यात्रा की यदि बात की जाए तो चार धाम यात्रा समेत अन्य प्रमुख मार्गों में लगे जंगलों, इको टूरिज्म वाले क्षेत्रों, ट्रैकिंग रूट में हर साल बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का कचरा जमा हो रहा है। और पिछले साल ही केदारनाथ पैदल यात्रा से लगभग 30 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा निकाला गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा में है। इतने बड़े यदि प्लास्टिक के कचरे उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, जो पर्यावरण दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील और काफी सुंदर राज्य है, वहां पर प्लास्टिक इस पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। और जो कहा जाता है कि यदि ऑक्सीजन किसी को चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पर लोग आकर के उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वन क्षेत्र है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी लोगों को पर्याप्त मिलती है। वहीं ये प्लास्टिक जो प्रदूषण से लोग, उत्तराखंड के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। यही नहीं, मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगलों के आसपास खुले में कचरा निस्तारण भी परेशानी का सबब बना हुआ है। कचरा तो उठाव हो जाता है, लेकिन निस्तारण की जो समस्या है उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में ही डंपिंग जोन बना दिया गया है, नदियों के बीच में डंपिंग जोन बना दिया, किनारे डंपिंग जोन बना दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। और दूसरी बात है कि आसान भोजन की तलाश में धमक जो वन्य जीव आ जाते हैं, वह प्लास्टिक खा लेते हैं। क्योंकि जब होता क्या है कि व्यक्ति लोग, जहाँ समाज एक बस गया, वहां लोग रहने लगे, प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, तो व्यक्ति सब्जी या कोई अन्य सामान जो प्लास्टिक में वो लाता है, वो ला करके बगल में अपने घर के नीचे किसी पहाड़ पर कहीं फेंक देता है। और पशु वन्य जीव जब आते हैं जंगल से निकल करके, तो उसे वो भोजन के रूप में से खा लेते हैं, जो उनकी सेहत को काफी परेशान कर रहा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हरिद्वार वन प्रभाग में हुए एक अध्ययन के दौरान हाथी समेत दूसरे वन्य जीवों के मल में प्लास्टिक पॉलीथीन के टुकड़े भी पाए गए हैं। इसके अलावा वन क्षेत्रों में पहुंच रहा प्लास्टिक का कचरा भूमि की सेहत को भी काफी ज्यादा खराब स्थिति में ला रहा है। क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक के जमाव से दिक्कत परेशानी होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी घट जाती है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, देखा यह है कि शासन और प्रशासन के द्वारा कब इस पर कार्यवाही की जाती है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं देवनगरी जोशीमठ की, जिस देवनगरी में कई पर्यटक स्थल से लेकर कई तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी माना जाता है। बड़ी बात तो यह भी है कि जोशीमठ के थाना कोतवाली के ठीक सामने कई होटल मौजूद हैं, और उनमें से 2 होटल उस वक्त भूधसाव की जद में आ चुके हैं, जो होटल कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि जहां पर दोनों होटल बने हुए हैं, होटल के ठीक पीछे रहने वाले परिवारों ने इस विषय को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जहां पर यह बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, ठीक उसके पीछे से ही कई परिवारों का आशियाना है, जो आशियाने कभी भी खतरे की जद में पहुंच सकते हैं। आपको बताते चले कि जोशीमठ नगर के लगभग सभी स्थानीय लोगों के घरों में मोटी मोटी दरारें पहुंच चुकी हैं, और यहां तक कि कई परिवारों के आशियाने भी इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। इस वक्त जोशीमठ में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन भंडारी। नवीन, भूदसाव की समस्या के खतरे में गढ़वाल का जोशीमठ अब आ चुका है, जहां पर लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। लोगों के मकानों में, आशियानों में दरारें पड़ चुकी है। बहुत ही खतरे की घंटी बनी हुई है उनके। देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जोशीमठ से, और किस तरह की प्रशासन का रुख रहा है इस समस्या को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोशीमठ की अगर हम बात करना चाहें तो जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जड़ में पहुंच चुका है। दर्जनों परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर जोशीमठ नगर के कई वार्डों की अगर हम बात करना चाहें तो लगभग सारे वार्डों में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है, जिस कारण अब उन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं। हालांकि प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि प्रशासन कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि अब उन घरों में देखा जाए तो अब मोटी मोटी जिस तरीके से लगातार दरारें पड़ रही है तो घर के आंगन पूरे फट चुके हैं। लोग काफी दहशत में हैं और लोग काफी परेशान है जी इस वक्त जोशीमठ नगर के। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नवीन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तड़के 2:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अधिकारियों ने बताया कि अक्षांश 30.87 था और देशांतर 78.19 था और गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र यानी NEMRC के मुताबिक नेपाल के बांगलुंग में स्थानीय समयानुसार देर रात 1 और 2 बजे 4.7 और 5.3 तीव्रता के 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप से हड़कंप मच गया, जहां नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार तड़के 2:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 नापी गई है। भूकंप का अक्षांश 30.87 और देशांतर 78.19 था। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र यानी NEMRC के मुताबिक नेपाल में 2 बार भूकंप के झटके लगे। नेपाल के बांगलुंग में स्थानीय समयानुसार देर रात 1 और 2 बजे 4.7 और 5.3 तीव्रता के 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात भूकंप से हड़कंप मच गया, जहां रिक्टर स्केल 3.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किए गए। गुरु गोविंद प्रकाश पर्व पर सिख समाज के लोगों ने लक्सर नगर में भव्य कीर्तन निकाला। इस दौरान नगरवासियों ने कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत करते हुए उन्हें लंगर भी वितरित किए। आपको बता दें कि कीर्तन में महिलाएं हाथों में झाड़ू के लिए सड़कों पर साफ सफाई भी करती नजर आई, तो झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं गुरुजन महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर हर वर्ष की तरह नगर में कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग खुशी खुशी शामिल होते हैं। उन्होंने यह कहा कि यह कीर्तन सारी दुनिया में यही संदेश देता है कि हम सब एक हैं। हर साल नगर कीर्तन धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। गुरु गोविंद सिंह ऐसे महान योद्धा थे
जिनके 40 सिंहों ने चमकौर की गढ़ी में वजीर खान की 10 लाख सेना से मुकाबला किया। उनकी वीरता और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये नगर कीर्तन शुगर मिल की तरफ से निकाला जा रहा है। 31 और न्यू ईयर को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल सहित जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस द्वारा पर्यटकों की सहूलियत के लिए विभिन्न यातायात प्लान बनाए गए हैं, जिसे नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाडूंगी हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी और पर्यटकों को जाने वाले रास्तों का डायरेक्शन देगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, देहरादून में कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयार है, जहां लिहाजा जाहिर सी बात है कि न्यू ईयर पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने वाली है देहरादून में, उत्तराखंड में। तो क्या कुछ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को देखते हुए? पड़ रही है। और वहीं अगर पारे की बात की जाए तो अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में पारा -10 डिग्री तक जा रहा है और दिन में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री के आसपास रह रहा है। साथ ही मैदानी इलाकों में इस वक्त कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। तो पर्वतीय इलाकों में पारा -, डिग्री से भी अब नीचे पहुंच गया है। वहीं पिथौरागढ़ की बात की जाए, क्योंकि वो भी एक पर्यटक स्थल है, तो वहां पर पारा रात में -3 डिग्री तक पहुंच चुका है, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहते नालों में वहां पर पानी जम रहा है, जिससे लोगों के सामने पीने के पानी के प्रबंधन करना अब बहुत कठिन हो गया है। साथ ही साथ ठंड इतनी है कि अब नाले में जो है पानी भी जमने लगा, चाहे वो चमोली की बात करें, उत्तरकाशी जिले की बात करें या दूर दराज के पिथौरागढ़ की बात करें, तो वहां पर ठंड इतनी अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर न्यू ईयर के जश्न की बात की जाए तो उत्तराखंड अब पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। हालांकि नए साल के जश्न के बीच कोविड-19 की सरकारी तैयारियों के बीच पर्यटक स्थल पर्यटकों से भी फुल नजर आ रहे हैं। नए साल पर सैलानियों की जो है चहल पहल उत्तराखंड में बढ़ चुकी है। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों का पर्यटक अब रुक करने लगे, और वहीं मसूरी की बात की जाए, धनौल्टी की बात की जाए, तो इसके पास आसपास के जो भी स्थल हैं वहां पर अब खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। और इसके अलावा लैंसडाउन यहाँ पर पर्यटक स्थल है, नैनीताल है, चक्राता है, औली है। तो यहाँ पर चाहे ऋषिकेश है, यहाँ पर देश विदेश से सैलानी हर साल न्यू ईयर का जश्न मनाने आते हैं। वहीं क्रिसमस पर भी इन जगहों पर खासी भीड़ देखने को भी मिली थी। और साथ ही साथ अब यात्रियों की संख्या को देखते हुए जिला अधिकारियों को भी और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कोविड के प्रोटोकॉल के तहत। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सचिव है उनका भी कहना है कि जब नया साल आएगा तो अत्यधिक मात्रा में पर्यटक उत्तराखंड का रुकेंगे, तो किसी को भी हल्के से बुखार के लक्षण होने पर उसकी जांच की जाए, और अगर कोरोना वायरस पाया जाता है तो उसको सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाए। और इसके अलावा सरकार ने जितने भी पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट पर भी कोरोना वायरस की जांच करने के लिए कहा गया है। और तमाम पर्यटक स्थलों में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड में विशेष तैयारियां की जा रही है। और इसी के साथ ही अब पुलिस विभाग के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि पार्किंग की समस्या है, कई जगह पर पार्किंग की समस्या है, और इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने बन चुकी है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप चरम पर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपाने वाली ठंड परीक्षा ले रही है। दिन में चटक धूप जरूर कुछ राहत दे रही है, लेकिन सुबह शाम सर्द हवाएं दुश्वारियां बढ़ा रही है। बुधवार को तड़के देहरादून में घना कोहरा छाया रहा। वहीं हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले सहित हल्द्वानी भी कोहरे के आगोश में नजर आया।
कोटद्वार में भी तीसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद नहीं है। अगले 3 दिन ऊंची चोटियों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के आसार है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अत्यंत शीत दिवस की स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते हरिद्वार के स्कूलों में 28 और 29 दिसंबर तक, उधम सिंह नगर में 5वीं तक के विद्यालयों में 4 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि शिक्षक एवं कार्मिक विद्यालय में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में लंबे समय से वर्षा न होने के बाद बर्फबारी भी सामान्य से 70% कम हुई है। हालांकि ठंड में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप चरम पर है। प्रदेश में अगले 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपाने वाली ठंड अब लोगों की परीक्षा ले रही है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के आसार भी बने हुए हैं। बर्फबारी भी सामान्य से 70% कम है। कहीं कहीं हल्की वर्षा और चोटियों पर हिमपात के आसार बने हुए हैं। उधम सिंह नगर में 31 दिसंबर तक 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, देहरादून का अधिकतम 24.4 और न्यूनतम 7.0 तापमान है। पंतनगर का अधिकतम 11.5 और न्यूनतम 5.2 तापमान है। मुक्तेश्वर का अधिकतम 14.4 और न्यूनतम 2.7 तापमान है। नई टिहरी का अधिकतम 15.4 और न्यूनतम 3.4 तापमान है। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का अधिकतम 17.7 और न्यूनतम 6.0 तापमान है। रुड़की का अधिकतम 16.4 और न्यूनतम 5.6 तापमान है। वहीं मसूरी की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 9.0 और न्यूनतम 2.0 तापमान है। नैनीताल का अधिकतम 11.5 और न्यूनतम 0 तापमान है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप अब चरम पर है, जहां बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूल की, और साथ ही प्रदेश में अगले 3 दिन तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, किस तरह का मौसम है उत्तराखंड में? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 3 दिन पहले जो फोरकास्ट जारी किया था, उन्होंने कहा था कि 27 तारीख से शुष्कता मौसम में उत्तराखंड में ज्यादा होगी और कमोबेश वही देखने को मिल रही है। आज उत्तराखंड में आज ये पहला दिन है जहां सुबह जब तड़के लोग घरों से बाहर निकले तो उनको धुंध नजर आई, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, देहरादून हो। अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों के जो जिला हेडक्वार्टर है, यानी जहाँ पर समतली एरिया है, वहां पर धुंध या कोहरा नजर आया। हालांकि सूरज की पहली किरण के साथ धीरे धीरे कोहरा छटता गया है, लेकिन अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है और कड़ाके की ठंड उत्तराखंड में पड़ रही है। हालांकि जो अधिकांश इलाके ऊंचाई वाले हैं, 2000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों पर आंशिक रूप से बूंदाबांदी और बर्फबारी की संभावना मौसम केंद्र देहरादून के द्वारा जताई गई है। और वहीं से जो ठिठुरन वाली सर्द हवाएं हैं, उनके आगोश में आने से पूरे उत्तराखंड में सर्द हवाएं चल रही है। और खासतौर पर जब दोपहर 2 बजे के बाद मौसम एक बार फिर से सर्द होना शुरू हो जाता है और इसके लिए प्रशासनिक गतिविधियों के तौर पर रैन बसेरों के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं बुजुर्गों के लिए, वहां पर अलाव जलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम जो तापमान है वो 2 डिग्री पर पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 डिग्री पर अगर न्यूनतम तापमान है तो कड़ाके की कितनी ठंड पड़ रही होगी। हालांकि दोपहर में अगर हम देखें 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक धूप के खिलने से बाकायदा ये जरूर है कि मौसम में गर्माहट है, लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपता जाएगा वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। हालांकि जो मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले जो चिकित्सक हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर एक बारिश होती है तो जो शुष्कता बनी हुई है उसमें कमी हो जाएगी और जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके के जो सिम्टम्स लोगों में इस कड़ाके की ठंड से पाए जा रहे हैं, उन पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो जो धूल है, क्योंकि धूल जो एनवायरमेंट में घुल रही है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके लेकर भी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ये नया साल के मौके पर बारिश और बर्फबारी के दीदार करने को लोगों को मौका मिलेगा और उत्तराखंड के आम जनमानस की यही उम्मीद लगा करके बैठा है। ये चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत।
इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। I request all the persons to please their respective seats so that we can start today's function. यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा हर घर तक उजाला पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीके सिंह जी, आप आए, मैं आपका आभारी हूं और ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु माननीय विधायक महोदय का हार्दिक आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अब हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का अंग वस्त्र से भी स्वागत करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया आगे अग्रसर हों।